यूरानियम अफज़ूदा हो रही है, वहाँ कोई ऐसा मौसर हमला नहीं हुआ कि उसकी वजह से ताबकारी के असरात सामने आएँ। अगर वो प्लांट्स बच जाते हैं और साइंटिस्ट भी कोई दूसरी सफ़, तीसरी सफ़, चौथी सफ़ मौजूद है और वो मौजूद रहती है, तो एक ये पहलू है। और दूसरा ये है कि क्या रजीम चेंज होती है या नहीं, क्योंकि आम तौर पर देखा जाता है कि जब बैरूनी हमला हो तो कौम मुत्तहद हो जाती है और अपनी रजीम के साथ होती है। अगर रजीम चेंज नहीं होती और एटमी सलाहियत इतनी बच जाती है कि वो उस पर काम जारी रख सकें, तो फिर सिनेरियो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। फिर ये होगा कि ईरान जल्द से जल्द अपना एटमी प्रोग्राम मुकम्मल करने की कोशिश करेगा, कर सकता है। लेकिन अगर वाकई साइंसदान ख़त्म कर दिए गए और एटमी तनसीबात तबाह कर दी गई हैं और 50 साल या 30 साल पीछे धकेल दिया गया है, तो फिर इसका मतलब है कि रजीम चेंज भी आसान होगी और अमेरिका के इशारों पर ईरान को चलना होगा, क्योंकि ईरान में ये सोच पैदा होगी कि जब हमारी इंटेलिजेंस इस काबिल नहीं है, जब हमारी फ़ौज इस काबिल नहीं है, हमने जो इतना ज़्यादा सरमाया लगाया, इतनी ज़्यादा एनर्जी लगाई, हमारे मिसाइल प्रोग्राम और हमारा ड्रोन प्रोग्राम जो है वो इस काबिल नहीं है कि अपना दिफा कर सके, तो फिर हमें इस पर मज़ीद वक्त, पैसा, तवानाइयाँ ज़ाय करने की ज़रूरत है और उस सूरत में फिर रजीम चेंज की तरफ भी लोग सोचेंगे। ये 2 पॉइंट्स हैं, अगर इनमें से एक भी मसलन रजीम चेंज में कामयाबी नहीं होती तो फिर ईरान का आज, कल, परसों बिल्कुल मुख्तलिफ रोल होगा और ख़ित्ते की जो ताकतें हैं उनका रोल भी मुख्तलिफ होगा और फिर इसराइल के लिए मसाइल बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर अब कामयाब हो जाता है अमेरिका और इससे बेहतर शायद मौका उसको ना मिले जो इसराइल ने फराहम कर दिया है, तो फिर ज़ाहिर बात है कि मामला मुख्तलिफ होगा। असद साहब, आप इस सिचुएशन में क्या समझते हैं कि ईरान ने इन पाबंदियों के अंदर अपने आप को किस हद तक मजबूत किया है कि वो भरपूर दिफा कर सकेगा? देखिए, ईरान अभी पूरी तरह से टेस्ट नहीं हुआ है, इसलिए हम कह नहीं सकते। सलाहियत उसके पास मौजूद है, जैसे कि आप पहले भी बात कर रहे थे कि ड्रोन टेक्नोलॉजी में उसने बहुत एडवांसमेंट हासिल की है और बड़े सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स बनाए हैं। लेकिन बहरहाल जब मौका आता है तो पता तो तभी चलता है कि किसके पास सलाहियत क्या है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वक्त रेज हो रहे हैं वो ये हैं कि क्या जो हमले अभी इसराइल ने किए हैं 6 साइंसदानों को मारने का, और इसकी तो तस्दीक भी ईरान ने कर दी, और फिर एटमी जो मकामात थे, तनसीबात थी, उस पर हमला, सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुकम्मल तौर पर जो सलाहियत, जोहरी सलाहियत हासिल करने की कैपेबिलिटी है ईरान की, क्या वो हिट हो गई है या ईरान के पास कोई बैकअप मौजूद है, या कोई ऐसा उनके पास, जाहिर है अब जो अगर तो आईटी के हवाले से बात करें तो ये तो बड़ा एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है कि आप उसका एक बैकअप रखते हैं, 2 बैकअप रखते हैं, 3 बैकअप रखते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी एक ही जगह पर सारी सलाहियत मौजूद रहती है। इसलिए और फिर ये ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की तरफ से ये स्टेटमेंट जो आई है कि हम जल्द से जल्द महफूज मकाम पर यूरेनियम की अफजूगी का सिलसिला जारी रखेंगे और फिर वहां पर नए मकाम पर शुरू करेंगे, इस बयान से तो अंदाजा होता है कि उनकी सलाहियत को खत्म करने में इसराइल कामयाब नहीं हुआ, उसको हिट करने में जरूर कामयाब हुआ है। यानी उसको डैमेज तो किया है लेकिन मुकम्मल तौर पर माजूर नहीं कर दिया ईरान को कि वो अपनी कैपेबिलिटी जो है वो खो बैठा है। तो ये कहना, ये जाहिर है, और फिर ये ऐसी चीजें होती हैं जिसके बारे में कोई अपने राज जो है वो पूरी तरह से इफ्शा भी नहीं करता, कोई इस हवाले से कोई बताएगा भी नहीं। ईरान अपनी पूरी स्टेटमेंट ऐसे पूरी तफसील तो नहीं बताएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उनके पास कितनी सलाहियत थी, कितनी डैमेज हुई है और कितनी हासिल हुई है। लेकिन बहरहाल ईरान के हवाले से सबसे बड़ा नुकता तो यही है। लेकिन अगर इस सवाल का, ये जो हमला हुआ है ईरान के ऊपर, इसका कोई मौसर जवाब ना दिया गया तो बहरहाल फिर ये खतरा जरूर मौजूद है कि जहां जहां पर बाकी फैसिलिटीज मौजूद हैं ईरान के पास, उनको भी टारगेट किया जा सकता है अगले 2-4 रोज में। और ये तो हमें अंदाजा हो ही गया है कि इसराइल की जो इंटेलिजेंस है वो किस कदर सोफिस्टिकेटेड है और किस कदर उनकी वो प्रिसीजन उनका कितना अच्छा है। उन्होंने एग्जैक्टली उन कमरों को निशाना बनाया है, उन अपार्टमेंट्स को निशाना बनाया पूरी बिल्डिंग में जहां पर उनके साइंसदान मौजूद थे या जो उनके टारगेट्स मौजूद थे, और उसके अलावा निशाना नहीं बनाया, हवा में तीर नहीं चलाए। और दूसरी तरफ ईरान के जो मिसाइल हैं उनको रास्ते में रोका गया है, उर्दन ही ने रोक लिया है या उर्दन ही ने गिरा दिया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि शायद वो अभी डॉज करने की सलाहियत उनके सॉफ्टवेयर नहीं रखते हैं, वो जो इक्विपमेंट ईरान ने बनाए हुए हैं। तो ये अंदाज़ा तो हमें अगले चंद घंटों में होगा कि ईरान कितना मौसर जवाब देता है। अगर
ईरान ने उस तरह का जवाब, जिस तरह का ईरान पर हमला किया गया, उसका जवाब ना दिया या उस स्केल का जवाब ना दिया, तो फिर खदशा मौजूद रहेगा कि जहां जहां पर बाकी जगहों पर फैसिलिटीज मौजूद हैं, यूरेनियम की, इनरिचमेंट की, वहां पर मजीद अटैक जो है वो इसराइल कर सकता है। और अगर आपके टॉप 6 साइंटिस्ट टारगेट हो सकते हैं, तो फिर सेकंड टीयर लीडरशिप भी या सेकंड टीयर के जो साइंटिस्ट हैं उनका भी निशाने पर होना, ये कोई ज्यादा मुश्किल बात शायद इसराइल के लिए नहीं होगी। तो इसराइल ने बहरहाल अपनी पूरी सलाहियत, जो उनके पास हर तरह से दिफाई सलाहियत या हमला करने की सलाहियत या इंटेलिजेंस की खास तौर पर सलाहियत मौजूद है, उन्होंने इजहार किया है और बहुत ही प्रिसाइज तरीके से अटैक किया है। अब सारा डिपेंड करता है ईरान के ऊपर कि ईरान इसका क्या जवाब देता है। ये तो साफ जाहिर है कि जो भी ईरान जवाब देगा वो उसको तने तनहा देना पड़ेगा। उसको शायद सफारती हिमायत तो कुछ मुल्कों की तरफ से हासिल हो जाए, लेकिन उसको अमली तौर पर कोई हिमायत हासिल नहीं होगी, जैसे इसराइल को अमेरिका की तरफ से हिमायत हासिल है। और जो हमला करने की जो ताकत है उसमें ईरान भारत सपोर्ट करता है, या जिस तरह से इसराइल ने इंडिया को सपोर्ट किया था, या जैसे कि पाकिस्तान और चाइना की सपोर्ट की बात की गई थी हालिया दिनों में। तो इस तरह से इसराइल को कौन सपोर्ट करेगा, ये बहरहाल एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि ईरान को ये जंग अपने बलबूते पर लड़नी है, और सिर्फ इसराइल के साथ नहीं लड़नी है, उर्दन के साथ भी लड़नी है, और उसने अमेरिका के साथ भी लड़नी है, क्योंकि बहरहाल कई ममालिक की हिमायत इसराइल को अमली तौर पर हासिल हो गई है। इसलिए ईरान के लिए ये मार्का हरगिज आसान नहीं है।